गुड मॉर्निंग। कैसे हो फ्रेंड्स? तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि सीमन का मूल्यांकन। तो आज बताऊंगा सीमन को फ्रीज या ठंडा कैसे करते हैं, उसके बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। इस सीमन को सबसे पहले पतला कैसे किया जाता है, फिर उसको ठंडा कैसे किया जाता है। तो वो देखते हैं कि सीमन को पतला करना कैसे करते हैं। सीमन को बुल से एक बार कलेक्ट किए गए सीमन की मात्रा बहुत कम होती है, इसीलिए इसकी मात्रा बढ़ाने के लिए इसे लगभग 50 गुना पतला किया जाता है। कि एक बार सीमन किसी बुल से कलेक्ट करते हैं, उसकी मात्रा बहुत कम होती है, तो उसी की मात्रा बढ़ाने के लिए इसको पतला किया जाता है। पतला करने का मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा फीमेल में एआई करना तथा स्पर्म की फर्टिलिटी क्षमता को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए इसको पतला किया जाता है। क्यों किया जाता है? एक तो क्या है कि ज्यादा से ज्यादा फीमेल में एआई करने के लिए, और एक सीमन की फर्टिलाइजेशन क्षमता होती है उसको बढ़ाने के लिए, तो इसलिए इसमें इसको पतला किया जाता है। तो एक बार के सीमन से 50 से 1000 गायों में एआई की जा सकती है। एक बार जो सीमन कलेक्ट किया जाता है उससे 50 से 1000 गायें की एआई की जाती है, यानी गर्भित की जा सकती है। जिन तरल पदार्थों से सीमन को पतला किया जाता है उन्हें डाइल्यूटर कहते हैं। जो पदार्थ होता है सीमन को पतला करने का, उन्हें क्या कहते हैं? डाइल्यूटर कहते हैं। सीमन को पतला इस अनुपात में किया जाता है ताकि एआई डोज में आवश्यक संख्या में स्पर्म मौजूद हो। जो एआई की डोज होती है, एक्स्ट्रा होती है, उसमें आवश्यक संख्या में स्पर्म मौजूद हो सके। प्रत्येक डोज की मात्रा तथा उसमें जरूरत स्पर्म की संख्या हर स्पीशीज में अलग अलग होती है। जो हर स्पीशीज हर जाति की होती है उनमें अलग अलग होती है। तो अब देखते हैं फ्रोजन सीमन और लिक्विड सीमन डोज क्या क्या है इनमें। तो इन एम्पूल्स फॉर कैटल, जो एम्पूल्स आती है कांच की, उसमें कितने होते हैं? 1.00। इन एक्स्ट्रा फॉर कैटल, और एक्स्ट्रा आती है सुरमे जैसी आती है एक्स्ट्रा, उसमें कितनी हो? 0.25 से 0.5 तक। कैटल में 1.0, लिक्विड सीमन है कैटल में 1.0, शिप में 0.2, स्वाइन में 50, और हॉर्स में 30 से 50। नंबर ऑफ मोर्टाइली स्पर्म, यानी मोर्टालिटी क्या होती है फ्रोजन्स में एम्प्यूल के? 15, इन एक्स्ट्रा एंड कैटल 15, कैटल में 10, शिप में 50, स्वाइन में 2000, हॉर्स में 500, इतनी होती है। तो एक अच्छे डाइल्यूटर में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए डाइल्यूटर में जिसके द्वारा उसको पतला किया जाता है, वो देखते हैं। यह ब्लड के अनुरूप आइसोटोनिक हो तथा यही रूप सीमन प्रिजर्वेशन के दौरान बना रहे, यानी आइसोटोनिक हो ब्लड के अनुरूप, और इसे उस टाइम पे प्रिजर्व करता है, उस टाइम पे भी है उसी दौरान बना रहे। डाइल्यूटर में ऐसे तत्व नहीं हो जो स्पर्म के लिए टॉक्सिक हो, यानी ऐसे पदार्थ नहीं होने चाहिए डाइल्यूटर में जिससे कि स्पर्म डेथ हो जाए। डाइल्यूटर में पोषक तत्व मिले हुए हो जो स्पर्म को लंबे समय तक सुरक्षित रख सके। पोषक तत्व मिले होने चाहिए जो स्पर्म को लंबे समय तक जीवित रख सके। डाइल्यूटर में लाइपोप्रोटीन और लेसिथिन मिले हुए हो जो कोल्ड शॉक से सुरक्षा कर सके, जो ठंडा उसको रखते हैं कोल्ड स्टोरेज में, उससे सुरक्षा कर सके। डाइल्यूटर में बफर मिले हुए हो जो सीमन की पीएच नॉर्मल रखे, जो सीमन का पीएच है उसे नॉर्मल रखे, और स्पर्म को लंबे समय तक सुरक्षित रख सके, जो स्पर्म को लंबे समय तक सुरक्षित रख सके। ये इसमें विशेषताएं होनी चाहिए। अब देखते हैं कि एग योग साइट्रेट डाइल्यूटर क्या है, EYCD। सीमन डाइल्यूशन के लिए कई तरह के डाइल्यूटर उपलब्ध है, एंड सीमन डाइल्यूशन के लिए कई तरह के डाइल्यूटर उपलब्ध है, लेकिन सबसे ज्यादा एग योग साइट्रेट का ही उपयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा किसका किया जाता है? EYCD का। इसे सबसे पहले 1941 में सेलिसबरी ने
विकसित किया। एग योग में मौजूद लेसिथिन स्पर्म के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। लेसिथिन क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा इसमें मौजूद पोषक तत्व है वो पोषण को प्रदान करते हैं। जो उसमें मौजूद पोषक तत्व है वो क्या करता है? पोषण का काम करते हैं। इसमें पेनिसिलिन तथा स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसे एंटीबायोटिक भी मिले हुए थे। पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसे एंटीबायोटिक मिले हुए होते हैं जो सीमन में किसी तरह की बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकते हैं। जो सीमन में किसी भी तरह की बैक्टीरियल ग्रोथ होती है उसको रोकने का काम करता है। कौन कौन? पेनिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। एग योग ट्रिस साइट्रेट, एग योग ट्रिस फैक्टोस डाइल्यूटर भी प्रयोग में लिया जाता है। इसे भैंस, ऊंट तथा बकरे में सीमन में प्रयोग किया जाता है। किस किस में किया जाता है? भैंसे में, ऊंट में तथा बकरे के सीमन में प्रयोग किया जाता है। इसे काऊ बुल के सीमन में भी इन दोनों प्रयोग में लिया जाता है। इसको किस में भी लिया जाता है? काऊ में भी लिया जा सकता है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या पदार्थ होते हैं। सोडियम साइट्रेट 2.9% बॉडी वेट, फ्रक्टोज 2.2% WV, एग योग 10% WV, पेनिसिलिन 5000 इंट्रा यूनिट, स्ट्रेप्टोमाइसिन 5000 MCQ प्रति ml, वॉल्यूम 100 ml। ये इसमें पदार्थ होने चाहिए, इसकी मात्रा होनी चाहिए। अब सीमन को फ्रीज या ठंडा करना कैसे किया जाता है? सीमन को फ्रीज या ठंडा कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। कि पतले किए गए सीमन को ठंडा या फ्रीज किया जाता है ताकि उसमें मौजूद स्पर्म लंबे समय तक जीवित रह सके। ताकि उसमें जो मौजूद सीमन होते हैं, स्पर्म होते हैं, वो लंबे समय तक जीवित रह सके, इसलिए उसको ठंडा किया जाता है तथा उनकी फर्टिलिटी क्षमता भी बनी रहती है। उसकी फर्टिलिटी क्षमता भी उसमें बनी रहती है। इसके लिए स्पर्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कम किया जाता है। जो उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसको कम किया जाता है। यानी स्पर्म की एक तरह से शांत किया जाता है, यानी स्पर्म को एक तरह से शांत किया जा सकता है। जैसे कि कोई डेथ होती है, बॉडी होती है, उसको बर्फ में रख देते हैं क्योंकि वो खराब नहीं होती। इसी तरह इनको भी स्टोरेज किया जाता है। कहाँ? बर्फ में। जिससे उत्सर्जित पदार्थ बहुत ही कम मात्रा में बनते हैं। कुछ स्पर्म डीप फ्रीजिंग नहीं होते हैं। इस प्रकार लगभग 50% यानी 20 से 80% स्पर्म डीप फ्रीजिंग के दौरान नष्ट हो जाते हैं। कितने? 50% डीप फ्रीजिंग के दौरान नष्ट हो जाते हैं। बुल के स्पर्म कोल्ड शॉक के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। बुल का जो स्पर्म होता है वो कोल्ड शॉक के लिए बहुत ही संवेदनशील होता है। अब इनको ठंडा किस में किया जाता है? कोई फ्रीज व्रीज में नहीं करते, कोई बर्फ से नहीं करते। इसको LN2 होती है, लिक्विड नाइट्रोजन गैस होती है, उसके अंदर इसको ठंडा किया जाता है। ये नहीं अपन एक्स्ट्रा ली उसको फ्रीज में रख दिया, नहीं, वो खराब हो जाएगी। उसको LN2 के अंदर ठंडा किया जाता है या पतला किया जाता है, तो डीप फ्रीजिंग करते हैं। सॉरी। और डीप फ्रीजिंग में कौन सा पदार्थ प्रयोग में लिया जाता है? ग्लिसरॉल। डीप फ्रीजिंग में ग्लिसरॉल प्रयोग में लिया जाता है, जो स्पर्म के बर्फ के कणों को बनने से रोकता है। जो स्पर्म में बर्फ के कण बनते हैं उनको रोकता है और स्पर्म बिना सिकुड़े जीवित रहता है, यानी बिना सिकुड़े जीवित रहता है। पतले किए हुए सीमन की एकाएक या तेजी से फ्रीजिंग करने पर स्पर्म की मोर्टालिटी प्रभावित होती है। जो एकाएक तेजी से गति करती है, यानी गति से फ्रीजिंग करते हैं, तो उसमें मोर्टालिटी प्रभावित होती है। प्राय ग्लिसरॉल युक्त एग योग साइट्रेट डाइल्यूटर को सब जीरो टेम्परेचर पर प्रिजर्व किया जाता है। कितने पर? सब जीरो टेम्परेचर पर उसको प्रिजर्व किया जाता है। अब देखते हैं कि आधुनिक स्टर क्या होती है और वो किस तरह की होती है। आधुनिक स्टर विकसित नहीं होने से पहले सीमन को किस में किया जाता है? कांच की शीशियों में फ्रीज किया जाता था। अब तो स्ट्रा आ गई और पहले उसको कैसे किया जाता? कांच की शीशियों में फ्रीज किया जाता था। लेकिन आज पॉलीविलाइन क्लोराइड स्ट्रा का ही प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? PVC का, पॉलीविलाइन क्लोराइड स्ट्रा का प्रयोग किया जाता है। इन स्ट्रा में मशीनों से ऑटोमेटिक सीमन भरा जा सकता है, यानी ऑटोमेटिक मशीनों से इसमें सीमन भरा जा सकता है और लेवलिंग हो जाती है और सील बंद हो जाती है। इन स्ट्रा में सीमन की बेहतर फ्रीजिंग होती है तथा स्टोर करने के लिए कम जगह की जरूरत पड़ती है।
इसके लिए एआई के दौरान बहुत ही कम मात्रा में स्पर्म को नुकसान होता है। एआई करते हैं उस टाइम पे इसमें बहुत तो कम नुकसान होता है। आजकल बाजार में कई तरह की पीवीसी स्ट्रा उपलब्ध है, लेकिन फ्रेंच मीडियम और मिनी स्ट्रा का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। फ्रेंच मीडियम और मिनी स्ट्रा के एक सिरे पर कॉटन के 2 टुकड़े होते हैं। किसके? कॉटन के 2 टुकड़े होते हैं एक सिरे पर, जिसमें बीच में पॉलीविलाइन क्लोराइड अल्कोहल पाउडर भरा होता है। क्या भरा होता है? पॉलीविलाइन अल्कोहल पाउडर भरा होता है। स्ट्रा में सीमन भरने के बाद दूसरे सिरे को पॉलीविनाइल अल्कोहल पाउडर से बंद किया जाता है। जो दूसरा सिरा होता है उसको पॉलीविनाइल अल्कोहल से बंद किया जाता है। एक सिरे पे फैक्ट्री सील और दूसरे सिरे पर लेबोरेटरी सील होती है। एक सिरे पर क्या होती है? फैक्ट्री सील, और एक सिरे पर लेबोरेटरी सील। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ये स्ट्रा है तो इधर फैक्ट्री सील और इधर लेबोरेटरी सील होती है। अब देखते हैं कि स्ट्रा में फिर क्या क्या चीज होती है। जो स्ट्रा होती है सुरमे जैसी, उसमें क्या क्या होता है? एक होता है लोडिंग एंड, और लास्ट में कौन सा होता है? लेबोरेटरी सील। अब तो बीच में क्या होता है उसमें देखो, जैसे कि बीच में होता है सबसे पहले फैक्ट्री सील, फिर ब्रीड का नाम, फिर बुल नंबर, उसके बाद में बैच नंबर होता है, उसके बाद में फिर उसमें बीच में सीमन आता है, फिर एयर बबल्स होते हैं लास्ट में, और फिर लेबोरेटरी सील होती है जहां से इंसेमिनेशन एंड होता हो। अब कैसे करते हैं डीप फ्रीजिंग? डीप फ्रीजिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं। साम्यावस्था के तुरंत बाद पहले से मार्क की गई स्ट्रा में सीमन भरा जाता है। जो साम्यावस्था में के तुरंत बाद जो मार्क की गई स्ट्रा में सीमन भरते हैं, स्ट्रा को कोल्ड कैबिनेट के सुखाने के लिए ट्रे पर आड़ी फैलाई जाती है। जो कोल्ड कैबिनेट होता है उस पर सुखाने के लिए आड़ी फैलाई जाती है। स्ट्रा वाली ट्रे के लिक्विड नाइट्रोजन के लिए टैंक के ग्रिल के ऊपर इस तरह रखा जाता है कि स्ट्रा लिक्विड नाइट्रोजन के लेवल से 4 सेंटीमीटर ऊपर रहे। जो उसका टैंक होता है उसकी सतह से 4 सेंटीमीटर ऊपर रखे, उसको इस तरह से रखते हैं। स्ट्रा के लेवल पर वेपर का टेम्परेचर कितना होता है? लगभग -175 से -180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। किसका? स्ट्रा के लेवल पर वेपर का। लिक्विड नाइट्रोजन का टैंक ढक्कन से बंद किया जा सकता है, कर दिया जाता है। स्ट्रा को लिक्विड नाइट्रोजन वेपर में 10 मिनट तक छोड़ दिया जाता है। जो स्ट्रा को किस में छोड़ना हो जाता है? नाइट्रोजन की वेपर में 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद स्ट्रा को इकट्ठी कर गॉबलेट में रखी जाती है, जो कि लिक्विड नाइट्रोजन टैंक होते हैं तथा गॉबलेट में नाइट्रोजन गैस भरी होती है, उसमें इसको रख देते हैं। किसको? स्ट्रा को। गॉबलेट आती है जार में, उसमें उस जार को उसमें रखते हैं, उसमें क्या होती है? लिक्विड नाइट्रोजन गैस होती है। अब फ्रोजन सीमन वाले स्ट्रा भरा गॉबलेट एक कैनिस्टर में रखा जाता है। एक कैनिस्टर होता है उसमें रखा जाता है, और कैनिस्टर को लिक्विड नाइट्रोजन में डूबा रखा जाता है, जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री होता है। कितना होता है? -196 डिग्री। किसका? LN2 का, LN2 जार का। एक बार स्ट्रा सीमन फ्रीज कर दिया जाता है तो स्ट्रा को उपयोग में लेने तक कोल्ड चेन बनी रहनी चाहिए। एक बार उसको स्टोर कर दिया तो उसको जब तक उपयोग में लेते हैं उस टाइम तक उसको कोल्ड चेन में रखा जाता है। अब देखते हो कि स्ट्रा कितने प्रकार की होती है, उसके क्या क्या नाम है और क्या क्या उसकी लंबाई डायमीटर है। स्ट्रा होती है 4 प्रकार के: फ्रेंच स्ट्रा, मीडियम मिनी स्ट्रा, मीडियम फ्रेंच स्ट्रा, फ्रेंच मिनी स्ट्रा और जर्मन मिनी ट्यूब स्ट्रा। अब देखते हैं फ्रेंच स्ट्रा में क्या होती है। इसके वॉल्यूम 1.2 ml होती है। इसमें लेंथ तो इसको 135 mm, डायमीटर 0.42 mm। मीडियम फ्रेंच स्ट्रा 0.5 ml, लेंथ 135 mm, डायमीटर 0.3 mm। फ्रेंच मिनी स्ट्रा 0.25 ml, लेंथ 90 mm, डायमीटर 0.2 mm। जर्मन मिनी ट्यूब 0.3 ml, लेंथ 65 mm, डायमीटर 0.15 mm। अब देखते हैं फ्रोजन सीमन से क्या क्या लाभ होते हैं। वो लाभ कौन कौन से हैं कि फ्रोजन सीमन का उपयोग करते समय पशुपालक अपने इच्छानुसार ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए अच्छा अनुसार बुल का सीमन प्रयोग कर सकता है। फ्रोजन सीमन 10 से 15 साल तक प्रयोग में लिया जा सकता है।
यानी बुल के मर जाने के बाद भी लंबे समय तक उसके सीमन का प्रयोग किया जा सकता है। फ्रोजन सीमन को एआई के लिए उपयोग में लेते समय 95% उपयोग होता है तथा 5% तक की वेस्टेज होता है, जबकि लिक्विड सीमन में 30% लिक्विड वेस्टेज होता है। फ्रोजन सीमन में ट्रांसपोर्ट खर्च बहुत कम आता है। फ्रोजन सीमन के स्ट्रा को दुनिया के किसी भी भाग में कम समय में भेजा जा सकता है। इस प्रकार उत्तम नस्ल के बुल के सीमन की सेवाएं बड़े पैमाने पर उपयोग में ली जा सकती है। इस तरह से इसमें लाभ होता है, एक तो धन की बचत है, समय की बचत है, और इसको कम समय में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके ये लाभ होते हैं फ्रोजन सीमन से। ठीक है भाइयों, ओके।